आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब से कुछ दिन के बाद यानी कि 3 दिन के बाद ही हम नए साल का हम इस्तकबाल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं या उत्पन्न किए गए हैं, क्या हम वाकई में खुली बाहों से नए साल का उस तरह से इस्तकबाल या स्वागत कर भी पाएंगे। आज कई मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाहूंगी और मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे मैं इन तमाम चीजों पर, इन तमाम मुद्दों पर मैं उनकी राय भी मैं उस पर जानूंगी। सबसे पहले खबर है पश्चिम बंगाल से। आपको पता है कि कई राज्यों में फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और बिहार के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई है फिलहाल तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां उसने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है कि कैसे वो पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार बना ले। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर आई है और इसमें पर्दाफाश ये किया गया है और ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि ईआरओ, जिनके ऊपर दरअसल ये जिम्मेदारी है कानूनी तौर पर कि वो नाम ऐड करें या डिलीट करें, ये उनका प्रोगेटिव है। लेकिन फिलहाल जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है वो ये बताती है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल सिविल सेवा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बुधवार को राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि मनोज अग्रवाल को चिट्ठी लिखी है और साथ ही ज्ञानेश कुमार के ऑफिस को भी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में यह कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम खुद ब खुद कट रहे हैं और इसमें ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की कानूनी भूमिका को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है उसके मुताबिक अगर किसी मतदाता की योग्यता पर शक हो तो सिर्फ ईआरओ ही नोटिस जारी कर सकता है, यानी कि ईआरओ ये फैसला कर सकता है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है और इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कि बिहार में भी ऐसा ही हुआ है कि जो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है उसके जरिए दरअसल नाम डिलीट किए जा रहे हैं या ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि ईआरओ की को सामने तो एक फेस बनाकर रखा जा रहा है लेकिन ईआरओ को ये पता ही नहीं है कि किसके नाम कट रहे हैं और किसके नाम ऐड हो रहे हैं, क्योंकि जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उससे पहले ही जो नोटिस है वो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की जब हम बात करें तो इसकी ये चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कैसे जो खेल बिहार में किया गया उससे ज्यादा, उससे खतरनाक खेल जो है पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। दूसरी खबर, अभी सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अभी मीटिंग खत्म हुई है और उसमें यह ऐलान किया गया है 5 तारीख से मनरेगा को जिस तरह से खत्म किया गया है उसको लेकर बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि सैम पित्रोदा, जो कि ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि जब जब राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर होते हैं तब तब उन पर सरकार की तरफ से निगरानी की जाती है। ये उनका इल्जाम है। उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा तौर पर जो एम्बेसी के अधिकारी हैं उनके जरिए ये किया जाता है और ये निर्देश भी दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, पॉलिटिकली जो इंपॉर्टेंट है या उस स्टेट के जो हेड्स हैं उनसे राहुल गांधी की मुलाकात ना कराई जाए। ये तमाम बातें कही गई हैं। और चौथी, जो कि हम लगातार देख रहे हैं, जो तांडव, नफरत का तांडव पूरे देश में मचाया जा रहा है, जो अब इंटरनेशनल हेडलाइंस बटोर रहा है, उससे देश की कितना नुकसान हो रहा है और कितनी इसकी बदनामी हो रही है। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा शीतल पी सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो तर्कों पर आधारित बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो पर्दाफाश किया है उसको आप कितना गंभीर मान रहे हैं? बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल। देखिए, ये बात पहले बहुत आधिकारिक तौर पर नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इसको सामने रखा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी बहुत सी रीजनल पार्टीज जो हैं वो इस बात का इंतजार करती हुई मिल रही हैं कि इस समस्या की गंभीरता को उस तरह से समझें जैसा कांग्रेस, पर्टिकुलरली राहुल गांधी का कैंप समझ रहा है या वो जान गया है। 2024 के आम चुनावों के तत्काल बाद हमने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अब बिहार में, और अब शायद आगे हम देखेंगे, इस तरह की चीजें देखी जो अस्वाभाविक थी। जो कुछ भी फील्ड पर था और जो घटा बाद में, वो दोनों में बहुत अंतर था। बाद जो डिटेल्स आए उनसे पता लगा कि कुछ कहीं ऐसी गड़बड़ हो रही है जो अदृश्य है।
लोगों का ध्यान जनरली ईवीएम की ओर रहता है, और ईवीएम को लेके एक नकारात्मक परसेप्शन समाज में है। उसको लेके बहुत सी बहसें कोर्ट तक पहुंची हैं, और फिर वो कहीं किसी दरवाजे पे जाके या दीवार पे जाके टूट गई हैं, कहीं नतीजे पे नहीं पहुंची, लेकिन एक भ्रम बना रहा। लेकिन ये जो अभी बात हो रही है, इसके बारे में चीजें बहुत कंक्लूसिव तरीके से वहां पहुंच रही हैं जहां से नो रिटर्न है, लेकिन रियलिटी समझ में सबके आ जाएगी। और वो ये है कि अब आप इलेक्शन ओपनली रिग कर सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर अगर इस तरह से हों, और इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव जिस तरह से कानून बदल के ऐसे कर लिया गया है, जिसको कि इसको भी राहुल गांधी ही अकेले उस तरह से उठा रहे हैं, बाकी सारे विपक्षी दलों में मैं वो मतलब उस तरह की बात नहीं देखता, या उसको गंभीरता को पता नहीं वो किन कारणों से उस तरह से नहीं ले रहे हैं जो कारण जरूरी है, और अपने चुनाव दर चुनाव वो चुनाव खो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। ममता बनर्जी, और उनको ये लगता है, या अभी भी लगता ही है उनकी पार्टी को, कि वो वहाँ चूंकि उनके पास काफी अच्छा समर्थन है, और कई चुनाव वो अभी लोकसभा और उसके पहले विधानसभा और अनेक चुनाव वो जीतते आए हैं लगातार, स्थानीय चुनाव भी जीतते आए हैं, तो उनके पास अच्छा संगठन भी है। तो उनको लगता है, और सरकार में भी वो है, कि वो इस सब से निपट सकते हैं। लेकिन जिस स्तर पे ये चीजें की जा रही हैं, अब उसके स्वरूप जो है हमारे सामने आने लगे हैं, जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स में आए और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है, कि अगर किसी सॉफ्टवेयर के जरिए सेंट्रल लेवल पर ये चीजें कमांड की जा रही हैं, और हमें नहीं मालूम ये सॉफ्टवेयर का कंट्रोल सिर्फ चुनाव आयोग में है या कहीं और भी है, ये सब बातें जब छुपी हुई हैं, तो कब, और हमने बिहार के चुनाव में ये देखा था कि जिस दिन वोट पड़ रहे थे और वो जो पोलिंग पार्टीज अपने घर से मूव कर चुकी थी, ऐसी कई रिपोर्ट्स आई कि उसमें मतलब ये बात तो सच ही थी, क्योंकि रिपोर्ट्स उस तरह से आधिकारिक तौर पर आ गई थी, कि उस रात जो मतदाता सूची है, एक संशोधित मतदाता सूची सबको बंटी, जिसमें 3 लाख घोषित तौर पर इतने मतदाता बढ़ गए थे। अब ये कहाँ थे, ये कौन थे, ये कहाँ से आए, कैसे 3 लाख एप्लीकेंट बन गए, और क्या ये 3 लाख ही थे या उससे ज्यादा नहीं थे, हमें ये सब चीजें कुछ नहीं पता है। 3 लाख तो चूंकि स्वीकार किया गया आंकड़ों में, तो इसलिए हमें ये पता है। तो इस तरह से हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से क्या हो रहा है, कहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, वो इस रिपोर्ट में है। लेकिन इसके अलावा अगर इस तरह से कोई चुनाव आयोग जैसा हमारे यहाँ है, और चूंकि ज्यादातर हम डिजिटल फॉर्मेट के बहुत सारे उपयोग कर रहे हैं, दूसरे हम विपक्ष को मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि वो तुलनात्मक रूप में जल्दी से तैयार करके इनकी जांच करा सके। तो अगर आप का चुनाव इस तरह से हुआ है, आपके खिलाफ कोई कानून कायदा काम नहीं करेगा चुनाव आयुक्तों के, इसका भी कानून पास हमने कर लिया है। और ये जो लोग चुने गए हैं उनके बारे में आया कि मतलब जो सबसे प्रमुख है ईसीआई हमारे, वो गृह मंत्री के ऑफिस में काम करते रहे हैं एक लंबे समय तक, उनसे उनका एसोसिएशन है, बाद में उनके चुनाव में भी गृह मंत्री की भूमिका है। उनकी बेटी उत्तर प्रदेश कैडर में नहीं थी, उनको कैडर मिला, और कैडर के बाद उनको उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख जिले का जिलाधिकारी बना दिया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलजुल के वहां पहुंचा रही हैं जहां ये रिपोर्ट बिना कहे हमें कह रही है। अब इसके बाद और क्या कह सकता है कोई एक मीडिया का आदमी, अगर इतनी कंक्लूसिव फैक्ट्स आ गए हैं, एक एसोसिएशन लिख के दे रही है कि जो काम हमारा है वो काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, और किसके पक्ष में किसके खिलाफ कर रहा है हमें नहीं मालूम, ये एक सीधा इलीगल काम है। अगर इसके बाद भी विपक्ष चुनाव में जाता है और फिर हार जाता है, तो उसका क्या मतलब होगा? तो मुझे लग रहा है कि एक सर्किल पूरी होगी, उसके बाद सारे देश का विपक्ष जो है उसको सड़क पे इस चुनाव के, इस पूरी प्रणाली के खिलाफ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उस चुनाव में शामिल अब कैसे होगा वो इस चुनाव में पार्टिसिपेशन करने का। लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल जरूर है कि और कितने इलेक्शन हारने के बाद, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी बिहार में उन्होंने यात्रा निकाली, और आपने भी देखा होगा कि लाखों लोग उसमें जुटे, लगा कि एक बड़ा जन समर्थन है, एसआईआर जैसे मुद्दे पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। चर्चा पार्लियामेंट के अंदर भी कराई जाती है, जिसमें जब जवाब देते हैं गृह मंत्री, तो उसमें नेहरू गांधी से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, और कोई कॉन्क्रीट जवाब वो नहीं देते हैं। एक्सपोजे करते हैं राहुल गांधी, और जिस सॉफ्टवेयर की बात इस रिपोर्ट में है वो तो राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव दर चुनाव होते जा रहे हैं,
नेता प्रतिपक्ष इस मामले को उठा रहे हैं, बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन अगर कोई जवाब ना मिले, कोर्ट भी तारीख पर तारीख दे और फिर इलेक्शन दर इलेक्शन होते चले जाएं, तो फिर आखिर क्या जनता के मन से भी ये एक मुद्दा क्या हटता चला जा रहा है? विपक्ष एक तरफ, लेकिन जनता को तो ये देखना चाहिए कि सरकार चुन रही है कि हमारा वोटर कौन है। नहीं, जनता को जो ये बात जनता में ले जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, बिहार में कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है, बिहार में राजद बड़ी पार्टी है, उसके पास ज्यादा बड़ा जन समर्थन है, उसके पास ज्यादा बड़ा संगठन है, वो वहां लगातार सत्ता में अभी रही है। इधर के दौर में कांग्रेस का जमाना गया, कांग्रेस उस तरह से पार्टी नहीं है, वो सेकेंडरी पार्टी है। लेकिन हमने राजद को इस तरह से इस मामले की गंभीरता को एड्रेस करते हुए कहाँ पाया? अभी भी कहाँ है? वो तो नदारद है इस पूरे, एक बयान तक नहीं है। उसके नेतृत्व का जो महोदय है वो शायद विदेश में है, और विदेश में जाना कोई अपराध नहीं है, सब जाते हैं, लेकिन राजनीति में सक्रियता बनी रहती है, आप विदेश रहें चाहे स्वदेश रहें। अभी इतना बड़ा मुद्दा है, चुनाव आपके यहाँ बीत गया, अब आप उस मुद्दे पर अगर न कोई आपने अध्ययन किया, न कोई इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं जिनको 3-4% वोट मिले हैं, यानी वो एक जो जिन्होंने नई पार्टी इस बार बनाई थी, पुराने चुनाव विशेषज्ञ पीके ये सब चीजें कह रहे हैं, और जिस पार्टी को वहां अभी भी 25-30 एमएलए मिले हैं, जो वहां की लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पार्टी कहां है? तो अभी हमारे देश के, मैंने कहा ना, बहुत सारे विपक्षी दलों में ये गलतफहमी है। बिहार में तो नहीं होनी चाहिए, अभी अभी उनको जमीन दोज किया गया है, लेकिन उनमें है, वो गायब है इस सबसे। तो इस देश जनता क्या होती है? जनता को तो प्रशिक्षित करने का काम राजनीतिक दल करते हैं, राजनीतिक नेता करते हैं ना। जनता तक सूचनाएं उस तरह से पहुंचती कहाँ है? सूचना पहुंचने के जो माध्यम है, अब डीवी लाइव हो या सत्य हिंदी हो या इस तरह के कुछ जो सोशल मीडिया पे नई टेक्नोलॉजी के चैनल्स हैं, इनकी रीच उतनी बड़ी नहीं है, जबकि जो इसको रोकने का जो तंत्र है उसकी रीच भयानक है। तो और इन सब की रीच को रोकने के भी कानून कायदे आप जानती ही हैं, सामने लगाए गए हैं। जो प्रबंधन है, ये दो ही तो एजेंसी है, मेटा और गूगल, इन दोनों के जो मैनेजमेंट्स हैं, कई बार स्टोरीज आ चुकी हैं कि उसमें सरकारी लोग बैठाए गए हुए हैं, सरकारी विचार के लोग बैठाए हुए हैं। तो इस सब के बाद आप जब जनता तक वो चीजें उस तरह से पहुंचाने का जिनका काम है, वो राजनीतिक दल है, उनके राजनीतिक कार्यकर्ता है। जब ये सब माध्यम इस तरह से हो जाए तो जरूरी है कि उनकी भूमिका आ जाती है। वो कहाँ है? तो वो जब वो काम उन्होंने बल्कि ये किया कि उस चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा से जो ऊर्जा उपजी थी, उसको भी उन्होंने वो ठंडा होने दिया, क्योंकि मीडिया में इसमें ये कहा गया कि बिहार में तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, बिहार में तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए मुद्दा नहीं है कि राजद ने वो मुद्दा बनाया नहीं, और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये चुनाव तमाम कारणों से मिलकर हार लिया गया। तो अब हम अजीब दौर में हैं, जिसमें विपक्षी दलों की भी भूमिका बहुत ही मतलब समस्याओं को लेकर उनकी कोई गंभीरता ही नजर नहीं आती। इस देश का लोकतंत्र मिट्टी में मिल गया है, पूरा मीडिया वेपनाइज कर लिया गया है। आज से थोड़ी 11-12 साल हो गए। इन चीजों पे वो कहीं कोई गंभीरता उनमें नजर नहीं। ट्वीट कर देने से लड़ लेंगे वो? कितने लोगों तक ट्वीट जाता है? राजनीति जो है ट्वीट में केंद्रित हो गई है, जन आंदोलन गायब हो गए हैं, सड़क पे लाठी खाता हुआ कोई नेता हमें मिलता नहीं है। तो बिना इसके थोड़ी होगा। ये तो आजादी आपको मिल गई थी, आपके करने से नहीं मिली थी, हमारे बुजुर्गों के करने से मिली थी, उनकी शहादत से मिली थी, लेकिन गंवाने में आप 2 मिनट लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे सवालों पर, जैसे हमारे देश में क्रोनी कैपिटल के सवाल हैं, वो राहुल गांधी के अलावा उनकी पार्टी में कोई नहीं बोलता। विपक्ष की तो छोड़ ही दीजिए, उनकी अपनी पार्टी में तमाम लोग, उन लोगों के यहाँ शादी ब्याह में न्योतेदार हैं जिनका नाम लेकर राहुल गांधी देश में क्रोनी कैपिटल के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो हम अपने देश में विपक्षी दलों की भूमिका को, इनको ये माफी के लायक नहीं है। ये तो मतलब ये सब पता नहीं क्या है, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब जेल खानों में ये सब भेज दिए जाएंगे या हाथ जोड़ के कहीं छुप जाएंगे, कुछ इस तरह के रोल में लग रहे हैं ये सब। ये समझ ही नहीं रहे कि वक्त कहाँ पहुंच गया है और उनके हाथ से कितना दूर हो गया है। बिल्कुल शीतल जी, और जेल भी तो भेजा ही गया है। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर ऐसा नहीं है कि नेताओं को कोई बख्श दिया गया है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, आजम खान की बात करें, नेताओं को भी भेजा ही जा रहा है जेल। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी तरीके से कोई बख्शने के मूड में है, लेकिन उसके बाद भी डू एंड डाई जैसी सिचुएशन है फिलहाल। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो जो तीव्रता नजर आनी चाहिए वो नदारद है।
इक्का दुक्का लीडर्स को छोड़कर उसमें सबसे पहला नाम जो है राहुल गांधी का ही आता है। वही इस पर मुखरता से, चाहे विचारों की बात हो, चाहे एसआईआर की बात हो या दूसरे मुद्दे हो, उस पर बोलते हुए नजर आते हैं। मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगी। सीडब्ल्यूसी की आज मीटिंग हुई और उसमें मनरेगा की बात की। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण भारत है उसकी कमर तोड़ने का काम जो है सरकार ने किया है, और ये एक ऐसा कानून था, ये संविधान ने एक तरह से अधिकार ये दे रहा था कि भाई आपको इतने दिन का रोजगार हर कीमत पर मिलना है। क्या आप मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी डिसाइड किया है कि 5 तारीख से वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है? क्या आपको लग रहा है उससे उसको समर्थन हासिल होगा, खासतौर पे वो लोग जो मनरेगा से एक तरह का फायदा हासिल कर रहे थे? ये कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, हर राजनीतिक फैसले में कोशिश ये जरूर होती है कि उसको व्यापक जन समर्थन मिले। कोशिश ये होती है कि उसके जरिए उस फैसले में अगर बदलाव हासिल किया जा सके तो वहां तक जाया जाए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप जो सोचते हो वही आपको मिल जाए। लेकिन फिर भी आपकी ये राजनीतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उन सवालों को लेकर गंभीर नजर आए, उन सवालों को लेकर लड़ते हुए जनता के बीच हो, और धीरे धीरे आपकी विश्वसनीयता फिर आपके सवालों पर लोगों को जोड़ने लगती है। ये एक अध्यवसाय है, राजनीतिक अध्यवसाय। हमारे बुजुर्गों ने ये आजादी की लड़ाई में किया है, वर्षों वर्षों किया है, दशकों दशकों किया है, और तमाम तरह की कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। अब जब परिस्थितियां उसी तरह की कठिनाइयां पैदा कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपके फैसले भी कठिनाइयों को सहन करने वाले ही होने चाहिए। ठीक है कि कांग्रेस ने फैसला लिया है जैसा वो समझती है, और जैसा बहुत सारे लोग जो भी तार्किक ढंग से चीजों पर बात कर रहे हैं वो इस राय से कोई असहमत नहीं है जो कांग्रेस की राय है। अब चूंकि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, जाहिर है कि राय के बाद उसको अगला कदम होता है कि उसको वो जनता के बीच ले जाए। जनता के बीच ले जाने का तरीका गांधीवादी तरीके से जन आंदोलन ही है। उसने फैसला किया है, विपक्ष में वो है, ये उसका हक भी है और जिम्मेदारी भी। अब देखेंगे हम लोग कि अगर इसमें वो लोगों को कितना मोबिलाइज कर पाते हैं, लोग कितना मोबिलाइज होते हैं। लेकिन इसके लिए उसको श्रेय कांग्रेस को मिलेगा कि इस समय जब इस सवाल को सचमुच में उठाने की जरूरत है, क्या मनरेगा से प्रभावित होने वाले लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं? मनरेगा के फैसले के तहत जिन लोगों को इस देश में एक सुविधा मिल रही थी, वो सारे लोग तो इस देश के गरीब लोग हैं ना। इस सवाल को दूसरों को उठाने से किसी ने रोका है क्या? इस देश में तो 1.5 सैकड़ा दल है, 15-20 तो बहुत बड़े दल है। ये तो सबको इस पे अपने अपने हिसाब से वो करनी थी, ये कोई कांग्रेस की अकेली जिम्मेदारी। लेकिन कांग्रेस ने इस जिम्मेदारी को लिया, इसके लिए उनको साधुवाद। और जो लोग नदारद हैं उनके लिए बिना कहे जो कहा जा सकता है वो कह रहा हूं मैं। जी, बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। शीतल जी, अगर राहुल गांधी, हमने देखा है कि जब-जब विदेश की यात्रा पर जाते हैं, तब तक बवाल मचता है हिंदुस्तान में, क्योंकि बिला वजह उन बातों से वो चीजें निकाली जाती हैं। यानी कि आप सच अगर बोल रहे हैं, सच आप विदेश जाकर बोल रहे हैं, सच आप हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, आप बाहर जाकर बोले तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है कि आप बदनामी कर रहे हैं देश की। जैसे अगर वो वहां जाकर नहीं बोलेंगे तो ये सब ढका छिपा रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कैसे ये देश जो है एक ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब जो कहा गया है सैम पित्रोदा की तरफ से, उसको आप कितना गंभीर मानते हैं कि राहुल गांधी की दरअसल निगरानी, या उसको सीधे शब्दों में कहे कि जासूसी कराई जा रही है, और ये बाकायदा तौर पर अधिकारियों के जरिए कराई जा रही है? ये भी प्रेशर है कि वो इंपॉर्टेंट लोगों से मुंह पर ना मिले, और ये खुद तो राहुल गांधी ने भी कहा था। कितना गंभीर आप इसको मानते हैं? क्योंकि भले ही उन्होंने प्रूफ्स ना दिए हों, लेकिन हमें ये तो पता है कि कैसे इससे पहले जो सॉफ्टवेयर खरीदा गया उसमें जो 300 लोगों के नाम थे, उसमें पत्रकार थे, रिटायर्ड जज थे, पॉलिटिशियंस थे, सब लोग थे। देखिए, हम ये जानते हैं इस बात को, मतलब ये एक तरह से प्रमाणित बात है ये, कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो गांधी परिवार को किसी भी दूसरे विपक्षी दल की तुलना में या किसी भी विपक्षी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक टारगेट करता है। उसकी वजह है क्योंकि रनर अप वही है, कांग्रेस ही है जिसको 14-15 करोड़ वोट मिल रहे हैं। बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं इस देश में, जिनमें से बहुत सारे प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार थे, कोई 3 करोड़ 4 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाता। किसी का 2-3 राज्यों से ज्यादा कहीं है नहीं, बाकी में संकेतक एक आधी राज्य में सब रह जाते हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विकल्प है और बन सकता है और भविष्य में चुनौती प्रस्तुत कर सकता है,
तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी इसलिए है कि वो उसमें एक गांधी परिवार है जिसकी प्रतिष्ठा है समाज में, एक बड़े हिस्से में 18-20% वोट उसके पास बुरे से बुरे वक्त में। इस समय उसका निश्चित तौर पर कोई अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन उसके पास इतना समर्थन है। दूसरे, वो राष्ट्रव्यापी है, सभी जगह है, ज्यादातर राज्यों में है, राज्य सरकारें भी हैं, तो वो एक चुनौती है। और उसके साथ एक लेगेसी भी है, पीछे से चली आ रही है। तो ये सब चीजें मिला के ये तो तय है कि राहुल गांधी, चूंकि उस ग्रुप के जो गांधी परिवार नाम का है उसके इस समय सबसे अगुआ है, तो वो सबसे ज्यादा निशाने पर है और लगातार निशाने पर है। विदेश जाने पर निशाने पर नहीं रखे जाएंगे, इसकी कोई संभावना सोचनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल उनकी निगरानी भी हो रही होगी। जब यहां हो रही है तो वहां न होने की कोई वजह नहीं है। जब उन पे एक ऐसा मुकदमा, एक साधारण बयान पर उन पर एक मुकदमा करके पूरा उस धारा में जितनी मैक्सिमम सजा है वो सजा एक लोकल कोर्ट के जज से करा ली जाती है, फिर उस सजा को हाई कोर्ट में भी, चूंकि वो एक खास राज्य से संबंधित मामला है, वहां भी उस सजा को वैसे ही बरकरार रखा जाता है जिससे उनकी मेंबरशिप छीन ली जाए, उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई, उसके तुरंत बाद उनका बंगला खाली करा लिया गया। मतलब ये सब चीजें तो साफ दिखा रही हैं कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो मतलब अजीब तरह से, बिल्कुल एक तानाशाही देशों की तरह से अपने विपक्ष से व्यवहार कर रहा है। ये सब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा, चूंकि उन्होंने अपने को ऐसा ही बना लिया है। हमारे यहाँ ये सब नहीं था भाई। हमारे यहाँ एक गलती हुई थी आपातकाल में, लेकिन उसके बाद और उसके पहले हम एक सभ्य और एक बेहतर लोकतांत्रिक देश की तरह अपने को विकसित कर रहे थे। लेकिन अब इधर ही 11-12 साल में जो कुछ और जैसे हम कर रहे हैं, हम उन देशों की श्रेणी में चले गए हैं जो इस दुनिया में इस सब तरह की ऑटोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। और जो संस्थान दुनिया में इस सब चीज का अध्ययन करते हैं वो बार बार हमें कह रहे हैं कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल चुके हैं। अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में इलेक्शंस भी हमारे यहाँ रिग होने लगेंगे तो फिर इलेक्टोरल शब्द भी हट जाएगा और सिर्फ ऑटोक्रेसी बचेगी। तो हम वहां पहुंच रहे हैं और उसी के ये सब सबूत हैं कि आप विपक्ष के किसी नेता का इस तरह से अपने एम्बेसीज को लगा दें कि वो उनकी मॉनिटरिंग करें और एजेंसीज को लगा दें, आप उन्हें फंसाने की कोशिश करें और मतलब आप एक बड़ी ट्रोल आर्मी लगा रहे हैं जो 24 घंटे उनके सांस लेने पर, खांस देने पर, बयान देने पर, चेहरे की भंगिमा पर, बॉडी स्ट्रक्चर पर और तमाम चीजों पर हर समय ऐसी विरोधी रचनाएं पैदा करते रहें जो आप, तो ये एक शत्रुवत राजनीति हमारे यहाँ हो रही है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में डायलॉग होता है। डायलॉग में चीजें करके तय करके उनको लोगों पर अमल किया जाता है, लोगों के इंटरेस्ट में किया जाता है। डेमोक्रेसी में कुश्ती नहीं होती, ये ऑटोक्रेसी में होती है। और हमारे यहाँ कुश्ती हो रही है। हम संसद में देख रहे हैं, हम प्रेस रूम्स में देख रहे हैं, हम डिबेट्स में जो टेलीविजन चैनलों पे होती है उनमें मारपीट देख रहे हैं। ये सब चीजें बता रही कि हमारा समाज बीमार हो रहा है, इसको बीमार किया जा रहा है। लोगों की भाषा में देख रहे हैं, शीर्ष स्तर पर राजनीतिज्ञ एक दूसरे से किस भाषा में और किस भाव भंगिमा से बात कर रहे हैं, ये बता रहा है कि हम बहुत तनाव में हैं। और इस तरह के सारे अध्ययन बता रहे हैं कि हमारा समाज जो है खुश नहीं है। इसमें नाखुश होने की जो संख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो वो समझ में आता है कि वो तनाव जो है, हम किसी भी सामाजिक सामूहिकता में, वो हमारे सामने संसद से लेके और शाम को होने वाली जो टेलीविजन डिबेट्स हैं उनमें देख रहे हैं। जी, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। और मीडिया का जो रोल है वो तो खैर सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसमें भी कहने में कोई अपनी ज़बान को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मैं तो सीधे तौर पर ये कहूँगी। लेकिन जो लास्ट मेरा सवाल आपसे है शीतल जी, कि आप ये देख ही रहे होंगे कि क्रिसमस का एक ऐसा त्योहार, बड़ा दिन, जिसको हम सब मिलकर बहुत खुशी से मनाते थे, चाहे वो शीतल पी सिंह हो या फिर बुशरा खानम हो या कोई और हो। उसको किस तरह से आप ये देखें, पूरे देश में जो नफरत का एक तांडव है, 12 साल से मुसलमानों को तो टारगेट बनाया ही जा रहा है। वो तो एक परमानेंट दुश्मन क्रिएट कर दिया गया है। टीवी स्टूडियो से, पार्लियामेंट के अंदर से हेट मेनस्ट्रीम कर दी गई है। जिस तरह से घुसपैठियों की बात की जाती है, अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है वो गाजा जैसे हालात आप कर दें जैसे इजराइल ने गाजा में किया, यानी कि आप अब नरसंहार को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं।
और जो कुछ हुआ वो हेडलाइंस, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, क्योंकि ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो है सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। कैसे देख रहे हैं आप इस सब को, और ये हर गुजरते दिन के साथ गर्क में जाते इस लोकतंत्र को, जो कि नफरत की सियासत के आगे जो ये देश के में जो हुक्मरान है वो अंधे हो चले हैं? देखिए, सब सहारन अफ्रीका, जिसमें नाइजीरिया वगैरह, इरिट्रिया वगैरह देश हैं, सूडान उडान है, वो दुनिया में सबसे अशांत क्षेत्र कहलाते थे। फिर मिडिल ईस्ट ने उनकी जगह ली और वो भी अशांत क्षेत्रों में बदल गए, लीबिया वगैरह, सीरिया वगैरह। अब तो नहीं, हमारे यहाँ भी पहले ज्यादा कठिनाइयां पाकिस्तान वगैरह में नहीं, अफगानिस्तान में रही, लेकिन अब दक्षिण एशिया के सभी देशों में, और उसमें हम सबसे बड़े थे और हम सबसे ठीक ठाक थे, लेकिन हमने अब अपने को उसी दर्जे में पहुंचाने की पूरी कवायद कर ली। निश्चित तौर पर यूके के टेलीग्राफ ने और बहुत सी एजेंसीज ने, अल जजीरा ने, सब ने इसको कवर किया है, और सारी दुनिया के बहुत सारे जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे आपकी तरह, इन सब ने इन खबरों को कवर किया है। और ये हमारे लिए, मतलब इस तरह की घटनाएं दो चार जगह होती हैं। इजराइल में यहूदी और ईसाइयों के बीच झगड़ा है, इजराइल में भी इस तरह की इतनी बुरी नहीं हुई, लेकिन घटनाएं होती हैं यहूदियों के बीच और इजराइल उनके बीच। बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी इस तरह लेके रिजर्वेशन है, धार्मिक रिजर्वेशन है, लेकिन लाहौर और ढाका में उस तरह की कठिनाइयां नहीं हुई, और भारत में हुई, और भारत में जगह जगह हुई, और वो वीडियोज इतने विभत्स हैं और शर्मनाक हैं कि उससे हमारा जो भारत था, चूंकि मेरी उम्र अब 7वें दशक में मैं, तो जो हमने पूरे अब तक देखा और जो हम अब देख रहे हैं, उसमें इतना फर्क आ चुका है कि जिन चीजों के लिए हम पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की और सीरिया की या दूसरों की आलोचना किया करते थे, हम नहीं समझते थे कि हम उनसे आगे बढ़ जाएंगे और उनसे ज्यादा बुरा दृश्य प्रस्तुत करेंगे। अपनी इतनी छोटी छोटी अल्पसंख्यक इकाइयों के लिए हम इतने क्रूर और हिंसक और मतलब अमानुषिक और घटिया लोगों में शुमार हो जाएंगे। लेकिन अब क्या बताया जाए, अब इसी सब को हासिल किया जा रहा है राजनीतिक सफलता के लिए। मुख्य मुद्दों से बेरोजगारी, महंगाई, कुशिक्षा, अशिक्षा और सामाजिक वातावरण में अशांति, ये सब जो है, इनकी जगह जरूरी है कि किसी एक छोटे हिस्से को समाज के टारगेट कर लिया जाए, सारे गुनाह उस पर लाद कर राजनीति की जाए, उसके खिलाफ हिंसा की जाए, और बहुमत आबादी को वोट दिलाने ले जाया जाए अपने फेवर में। और वोट दिलाने में भी वो सब किया जाए जो आपके पहले सवाल में था कि रिगिंग तक की जाए। तो हम पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं और पता नहीं कहां पहुंचेंगे इससे। जी बिल्कुल। अब ये भी बताया जा रहा है कि 2% जो ईसाई हैं, 100 करोड़ लोग जो हैं को वो एक तरह से कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना जो है उनके अंदर पैदा करवा रहे हैं। कहीं जाकर हनुमान चालीसा हो रहा है, तो वहीं कहीं कीर्तन किया जा रहा है, तो कहीं वेंडलाइज किया जा रहा है। यहाँ आकर हम खड़े हो गए हैं। तो नहीं, हम 115 करोड़ है, हम तो 115 करोड़ है, 100 कहाँ, हम 115 करोड़ है, 10-15 करोड़ के आसपास मेजॉरिटी कम्युनिटी है भारत में, 145 करोड़ में। तो लेकिन अब ये तो मतलब कोई समझ से परे है। लेकिन अब राजनीति जब इस तरह की हो जाती है, तो ये सरल तरीका है। दुनिया में सब जगह, ज्यादातर जगहों पर लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, हम उसमें सबसे आगे हैं दुनिया में इस समय। जी जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि क्या वाकई में हम खुली बाहों से इस नए साल का इस्तकबाल कर सकते हैं क्या, जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में पैदा हो गई हैं। और हम हैप्पीनेस के इंडेक्स में भी हम देखें तो भारत कहां पर आकर खड़ा हुआ है, जिसका जिक्र आपने किया भी, तो वो भी हम देख लें कि हम क्या दुखियारों के देश में अब हमारा शुमार क्या हो रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। जी शुक्रिया, शुक्रिया।